नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीलीभीत में लाइव कैमरा पत्रकार और उसके पत्नी के जहर खाकर खुदकुशी के मामले में प्रतिक्रिया दिया है। क्या कुछ उन्होंने प्रतिक्रिया दी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सुनिए। प्रमुख अखिलेश यादव ने पीलीभीत में लाइव कैमरा पत्रकार और उसकी पत्नी के जहर खाकर खुदकुशी करने के मामले में बड़ा हमला बोला है। एक्स पर पोस्ट करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है और सवाल दागा है कि अब कब एनकाउंटर सरकार बुलडोजर लेकर निकलती है। दरअसल यूपी के पीलीभीत में पत्रकार इसरार ने एक खबर छापी थी। भ्रष्टाचार की यह खबर छपने के बाद इसरार पर रंगदारी और अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर दर्ज होने के आहत इसरार और उनकी पत्नी ने लाइव कैमरा जहर खा लिया था। हालांकि हालत बिगड़ने पर दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास करने के मामले से हड़कंप मच गया। इस मामले को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बेहद गंभीर बताया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि पीलीभीत में पत्रकार और उसकी पत्नी ने लाइव कैमरा जहर खाकर का प्रयास किया है। भ्रष्टाचार की खबर छापने पर पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर दर्ज होने के बाद पति और पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार की खबर छापने पर फर्जी ढंग से मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे कहीं न कहीं कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अब अमृतकाल की ढोंग क्यों रची जा रही है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकार पर मुकदमा दर्ज किया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए इस पर लिखा कि अब कब एनकाउंटर वाली सरकार बुलडोजर लेकर निकलती है। उनका इशारा साफ है कि जिन लोगों ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है उन पर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन कब देखने को मिलेगा। फिलहाल पत्रकार और उसकी पत्नी के लाइव कैमरा जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास करने का मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और कहीं न कहीं अफसरों पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिन अफसरों ने एफआईआर दर्ज करवाई है उनकी गर्दन कब फंसेगी यह देखना बाकी है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर रायबरेली से है, जहां भीषण गर्मी में विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है। आपको बताते चले कि जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू। भीषण गर्मी में रायबरेली जिले की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई। बता दें कि जिस तरह से रायबरेली में भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी का कहर सीधा आम जनमानस को झेलना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में लाइट की व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई है। लोगों को हाथ का पंखा लेकर चलना पड़ रहा है और बैठे हुए लोगों के माथे पर साफ तौर से पसीना देखने को मिल रहा है। ट्रिपिंग और बेसमय कटौती के कारण लोग पूरी तरह से परेशान हो गए हैं। जिस तरह से रायबरेली जिले की विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है, उससे साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जिले के आला अधिकारी बिल्कुल चैन से अपने एसी कमरे में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको बाहर निकलकर आम जनमानस का कोई भी ख्याल करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से प्रदेश की योगी सरकार लोगों के प्रति सजग है और उसके द्वारा कहा जा रहा है कि सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद अधिकारी द्वारा रखा जाए, लेकिन देखा जा सकता है कि गर्मी में लोग बेहाल देखने को मिल रहे हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। अगली खबर भी रायबरेली से ही है, जहां कच्ची शराब के साथ एक महिला गिरफ्तार हुई है। आपको बताते चले कि महिला के पास से कितनी शराब बरामद हुई है, इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश में अवैध कारोबार और कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार तत्पर है और योगी सरकार का साफ तौर से कहना है
कि उत्तर प्रदेश में स्वच्छ वातावरण कायम किया जाए और अपराधियों और अपराध करने वाले लोगों पर लगाम लगाया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। साफ तौर से रायबरेली जिले की बात करें तो रायबरेली जिले में देखा जा रहा है कि अवैध कारोबार का धंधा खूब फल फूल रहा है और कारोबारी इसमें बिल्कुल मशगूल देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि रायबरेली जिले का ताजा मामला सामने आया है कि एक अवैध कारोबार कर रही कच्ची शराब की महिला को पुलिस ने 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। तो इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि रायबरेली जिले का आबकारी विभाग कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। भले ही आला अधिकारी निर्देश और आदेश दे रहे हों, लेकिन उनको इसका कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि वो अपने एसी रूम में बैठकर मशगूल हैं और कागजों पर मात्र कार्यवाही करते देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ऐसे में पुलिस के हाथों अवैध कारोबार करने वाली महिला हत्थे चढ़ी है तो कहीं न कहीं हर गांव में अवैध कारोबार फल फूल रहा है और अवैध कच्ची शराब की भट्टियां धधक रही हैं। लेकिन आबकारी विभाग के आला अधिकारियों की बात करें तो वो बाहर निकलकर ग्राउंड जीरो पर देखने के लिए आज भी तैयार नहीं है और ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसके आदी भी होते जा रहे हैं। गांव-गांव में देखा जा सकता है कि अवैध कारोबार जो कच्ची शराब का है वो खूब फल फूल रहा है, लेकिन आला अधिकारी आज भी इस मामले में बिल्कुल भी देखने को तैयार नहीं। राजू तिवारी, इंडिया वन। खबर आगरा से है, जहां एक महिला का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। महिला के चेहरे पर चोट के निशान हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सचिन। मामला आपको बता दें, आगरा में खैरागढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या कर दी गई। आपको बता दें, महिला की हत्या करके सबको सड़क किनारे फेंक दिया गया है। तो लगातार पुलिस जांच पड़ताल में लगी और मौके पर पुलिस ने पहुंच के सबको पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए आगरा रेफर कर दिया। कहीं ना कहीं हत्या की खबर सुनते ही आगरा खैरागढ़ क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि आखिरकार कौन महिला की हत्या करके सड़क किनारे फेंक गया है। आपको बता दें, 25 वर्षीय महिला का सड़क किनारे हत्या करके सब फेंक दिया गया। पूरा मामला खैरागढ़ थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर पुलिस लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है और पुलिस लगातार जांच कर रही है और कई टीमें गठित की गई हैं और जल्द खुलासे की बात की गई। आगरा से इंडिया वॉइस के लिए सचिन की रिपोर्ट। अब खबर मऊ से है, जहां पर विधायक अब्बास अंसारी को जमानत मिली है। किस मामले में जमानत मिली है, कोर्ट ने क्या कुछ रियायत दी है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप। बाहुबली विधायक स्वर्गीय मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी मऊ सदर के विधायक, जिनको जो है हेट स्पीच मामले में आज 2 साल की सजा हुई है, इन्हें सजा के रूप में आज फैसला एमपी एमएलए कोर्ट में सुनाया गया है। हालांकि इन्हें जमानत मिल गई है और वह जो है अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सीआरपीसी में प्राविधान है कि 3 साल से अगर नीचे की सजा सुनाई गई है तो उसमें त्वरित जमानत हो जाएगी। यह मामला 22 मार्च 2022 का है। यह जो है चुनाव के दौरान था। मऊ में 22 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव हुआ था। उसी दौरान मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी ने कहा था कि अधिकारियों से हिसाब किताब लिया जाएगा। इस मामले में थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था और इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आज सुनाया है फैसला इन्हें कि 2 साल की सजा सुनाई है और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां हिंडन नदी को बदहाली से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने एक्शन लिया है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रथम चौधरी। हिंडन नदी को दूषित होने से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि अब नालों का गंदा पानी सीधे हिंडन नदी में नहीं गिरेगा, बल्कि उससे पहले उसे 5 मीटर मेडिसिनल प्लांट्स के जरिए उसको साफ किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रशासन ने ऐसे 13 गाँव को चिन्हित किया है जिनके नालों का पानी सीधे हिंडन नदी में गिरता है। इन्हीं सभी जगहों पर ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि ताकि नदी को फिर से साफ और जीवित बनाया जा सके। गाजियाबाद से मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। अब खबर प्रयागराज से है, जहां हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं को बड़ी सौगात मिली है। क्या कुछ सौगात मिली है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने आज बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसके नज़दीक बनाए गए एक मल्टी लेवल पार्किंग और वकीलों के बैठने के लिए जो चैम्बर बनाया गया उसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो कह सकते हैं कि ये एक देश का बहुत बड़ा पार्किंग
मल्टीलेयर बनाया गया है जो वकीलों के लिए अब उपलब्ध रहेगा। इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ जो वकीलों के बैठने जो चैम्बर है उसका भी निर्माण हो चुका है, उसका विधिवत उद्घाटन किया गया है और जुलाई से इसका अलॉटमेंट भी हो जाएगा और वकील इस पर बैठेंगे। बहुत बड़ी संख्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की है और ऐसे में अब ये चैम्बर उनके लिए समर्पित रहेगा तो वकीलों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ठीक बगल में ही बनाया गया ये मल्टीलेयर पार्किंग और चैम्बर जो बनाया गया है, इसकी बहुत दिन से डिमांड भी थी, जिसको आप बनकर तैयार हो गया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में जानकारी दी और किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ न्यायाधीश हैं वो भी इस कार्य से बहुत खुश थे क्योंकि ये वकीलों के लिए एक बेहतर सुविधा देने वाला कार्य है। खासतौर पर जो मल्टीलेयर पार्किंग बनाई गई इससे आसपास के इलाकों में जो एक तरह से यातायात व्यवस्था पर संकट आता था उससे काफ़ी कुछ निजात मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि ये जो एक बहुत लंबे समय से डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है और इसका आज बाकायदा देश के मुख्य न्यायाधीश ने उद्घाटन किया है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के कई जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई जज, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगवानी में मौजूद रहे। साथ ही साथ इस मौके पर जो आदित्यनाथ है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और जिस तरह से इसका उद्घाटन हुआ उसके बाद अब जब ये वकीलों के लिए उपयोग में आएगा तो इससे आने वाले दिनों में जो तमाम परेशानियां वकीलों को बैठने को अभी भी खबर देवरिया से है जहां दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ और जिसमें लाठी डंडे ईंट पत्थर चले और जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बालेंदु मणि। देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के बुढ़िया अनंत गांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद हुआ जिसमें लाठी डंडे ईंट पत्थर चले, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देवरिया पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए तथा पीड़ित पक्ष के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित पक्ष के द्वारा थाने में दिए गए तहरीर के अनुसार उनके पड़ोसी द्वारा उसके जमीन पर जबरिया कब्जा किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें मना करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है तथा मारपीट किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बात की जाए देवरिया जनपद में बढ़ते अपराधों का तो जिला प्रशासन केवल मुखदर्शक बना हुआ है और अपराध बटवीच की तरह अपना पैर पसार रहा है। जिले में लूट, हत्याएं, चोरी, बलात्कार जैसी घटनाएं घटित हो रहे, पुलिस मुकदमा दर्ज कर केवल कागजी कार्रवाई में पूर्ण कर रहा है। जनपद में आए दिन जमीन विवाद होते रहते हैं। देवरिया जनपद में जमीनी विवाद अब कोई नई बात नहीं है। जनपद में जमीनी विवाद के चलते लोग जान गंवा देते हैं और कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है। देवरिया के जिला के प्रशासनिक और अधिकारियों के कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहा है। वहीं आपको बताएं कि दोनों पक्ष में मारपीट में घायल, अब देखते हैं इस पे पुलिसिया कार्रवाई कहां तक होती है। देवरिया से बालिंद्र त्रिपाठी, इंडिया वाइस। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीतापुर के दौरे पर हैं और इस दौरान क्या कुछ खास रहा हमारे संवाददाता नंद किशोर बताएंगे। कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज आंख अस्पताल में पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम अहिल्याबाई होलकर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मूर्ति का अनावरण करते हुए सभा को भी संबोधित किया, जिसके बाद उन्होंने बाई कार जिला अस्पताल पहुंचकर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करते हुए पर्चा काउंटर पर पहुंचे, जहां पर लगी भीड़ को देखकर तीमारदारों से उनका हालचाल जानते ही तीमारदारों के द्वारा जिला अस्पताल की कहानियों को विस्तार पूर्वक से बताया गया कि 1 रुपये का पर्चा के बजाय यहाँ पर लोगों के द्वारा 50-50 रुपये वसूले जा रहे हैं, जिसको सुनते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीएमओ और सीएमएस की मौके पर ही क्लास लगा दी और हिदायत देते हुए तत्काल ऐसी व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश जारी किए। अब देखने वाली बात होगी कि सीतापुर की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरती हैं या फिर ठंडे बस्ते में इन आदेशों को डाल दिया जाता है। बताया ये भी जा रहा है कि बीते कई महीनों से लगातार सीतापुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर ना होने के चलते लोगों के द्वारा शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी, जिसको लेकर बराबर जांच की बात कही जा रही थी। आज डिप्टी सीएम के निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई और तत्काल मौके पर ही सीएमओ और सीएमएस की फटकार लगाते हुए तत्काल व्यवस्थाओं को सुधारने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके बाद
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समीक्षा हाल पहुंचे और स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में भी क्लास लगा दी। अब देखने वाली बात होगी कि सीतापुर का स्वास्थ्य महकमा कब सुधरता है और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाता है। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए नंद किशोर। अब खबर कानपुर से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बदमाशों पर कड़ा प्रहार हुआ है। क्या कुछ रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। हुआ इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर। डिप्टी सीएम ने लिया मामले का संज्ञान और लापरवाह डॉक्टर और स्टाफ नर्स पर की कार्रवाई। आपको बता दें, पूरा मामला अकबरपुर महिला जिला अस्पताल का है, जहां पर रूरा क्षेत्र के रहने वाले सुनील ने अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा के दौरान भर्ती कराया था और अचानक प्रसव पीड़ा इतनी तीव्र हुई कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उस दरमियान वहां पर कोई डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं था, जिसके चलते बच्चा प्रसव होने के बाद डस्टबिन में जा गिरा, जिससे उसे गंभीर चोटें लगी और उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले के बाद उसका पिता सुनील और उसके परिजन रोने भी लगने लगे और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी, जिसके बाद इस पूरी खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका संज्ञान शासन ने लिया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए लापरवाह महिला डॉक्टर को निलंबित किया, तो वही स्टाफ नर्स को बर्खास्त कर दिया है। अब यह कार्रवाई कानपुर देहात में उन लापरवाहों पर भी एक मिसाल बनेगी जो लगातार सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में नारी शक्ति को कई सौगातें दी। क्या कुछ सौगातें दी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता इमरान रियाज। नमस्कार, मैं इमरान रियाज जयपुर से इंडिया वॉइस न्यूज़ के लिए आज आए हुए हैं। जयपुर के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर शिरकत करी है उन्होंने, और जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा मौजूद हैं और उनके साथ ही चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेंसर और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और बीजेपी के विधायक गण और राजस्थान की जनता इसमें हिस्सा ले रही है। और अपने संबोधन में बोल रहे हैं जेपी नड्डा जी कि माता अहिल्याबाई होलकर ने किस तरह हिंदुस्तान के अंदर माता बहनों के लिए जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं और महिला को सशक्त किया है, उसी के रूप में आज हिंदुस्तान जो है माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती सशक्तिकरण भारत के रूप में भी मनाता आया हुआ है। माता अहिल्याबाई होलकर ने राजस्थान की जनता के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए और धर्म के लिए बहुत अच्छे और बड़े वैभव वाले कार्य किए हैं और महिलाओं को सशक्तिकरण करने में क्या भूमिका अदा कर रही है और किन जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत राजस्थान की महिलाओं को जो लाभ मिल रहा है, जिसमें बहुत बड़ी और बहुत अच्छी योजना है जो पूरे हिंदुस्तान पे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। माता लखपति योजना के अंदर महिलाओं को ऋण दिया जा रहा है और राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किस तरह इस अग्रणी कार्य को किया है, इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संगठन के मदन राठौड़ जी भी सम्मिलित हैं और राजस्थान पे संगठन के माध्यम से हर छोर तक, अंतिम छोर तक जो संदेश पहुंचा रहे हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी के करे हुए विकास कार्यों को जो विकास पहुंचाया जा रहा है, उसकी देखरेख में मदन राठौड़ जी का भी अहम भूमिका है। इसी के उपरांत हम आपके सामने यहाँ पेश हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि नड्डा जी ने क्या बोला है और किस तरह से अपनी योजनाओं, राजस्थान की योजनाओं पे नज़र रखी है और मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत कराया है राजस्थान के विकास के कार्यों से कि किस तरह से कार्य प्रणाली चल रही है और जनता के बीच उसका सीधा लाभ पहुंच रहा है। मैं इमरान रियाज, भानु प्रताप कैमरामैन के साथ जयपुर से, नमस्कार। अब खबर संभल से है, जहां 4 लोगों की हत्या के मामले में आरोपी शारिक साटा गैंग के सदस्य अफरोज गुलाब और वारिस को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सिंह।
आपको बताते चले, पिछले वर्ष हुई शाही जाओ मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा को लेकर के आज सारिक सेक्टा गैंग के 2 आरोपियों के लिए मुरादाबाद से संबल लाया गया है और यहाँ पर इन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इन पर यह भी आरोप लगा था कि जो शाही जाओ मस्जिद के दौरान अगजनी और 4 लोगों की मौत हुई थी, इनके ऊपर ये आरोप लगा है कि इन्होंने ही गोलियां बरसाई थी और जो है वहाँ पर बताते चले कि 29 पुलिस कर्मचारी घायल हुए थे। इसी को लेकर के जो है 2750 आरोपियों के लिए अज्ञात नाम दर्ज मुकदमा भी दर्ज किए गए थे। इसी को लेकर के हम आपको बताते चलें, आज सारिक सट्टा गैंग के आरोपियों के लिए संबल कोर्ट में आज पेश किया जा रहा है। उन पर आज ये आरोप सिद्ध हो सकता है कि जो 4 लोगों की शाही जामा मस्जिद के हिंसा के दौरान मौत हुई थी। अब देखना होगा कोर्ट का क्या आदेश आता है। कोर्ट के अंदर बहस चल रही है, आने वाले समय में इन पर क्या आरोप सिद्ध हो पाता है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संबल। सिद्धार्थनगर के संचालित सौरभगढ़ में संचालित समिता लॉन्ज में अवैध गतिविधि की सूचना पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए लॉन्ज को सील कर दिया है। आपको बताते चले कि इसमें जांच भी शुरू कर दी गई है और इसी मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के सौरभगढ़ थाना क्षेत्र के महज 50 मीटर की दूरी पर एक लॉज अवैध रूप से संचालित हो रहा था। सूत्रों की माने तो वहां कुछ सामग्री भी उपलब्ध हुई हैं छापेमारी के दौरान। आपको बता दूं कि इस तरह से महज थाने की चंद दूरी पे देह व्यापार और जो है अवैध गतिविधि का सूत्रों द्वारा पता चला, जिस पे प्रशासन ने कमर कसी और मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। मौके पर उन्हें कुछ सामग्री भी बरामद हुई। आपको बताते चलें कि उसे प्रशासन ने सील कर दिया। देखने की बात यह है कि थाने की महज चंद दूरी पे इस तरह से देह व्यापार का धंधा चल रहा था। प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? कुंभकर्णी नींद सो रहा था क्या? जब ये सूचना सूत्रों के द्वारा मिलती है तो प्रशासन क्या कर रही थी, ये तो सोचने की बात है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। अब खबर सीतापुर से है, जहां नवनिर्मित मंदिर से बालाजी की मूर्ति हटाए जाने पर जमकर बवाल हुआ। इस मामले पर क्या कुछ हुआ बता रहे हैं हमारे संवाददाता नंद किशोर नाग। सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नवनिर्मित मंदिर से बालाजी की मूर्ति हटाने के लिए राजस्व की टीम मौके पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि प्रधान के द्वारा मंदिर की भूमि को कब्रिस्तान बताया जा रहा था, जिस पर बवाल खड़ा हो गया और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे और मौके पर पहुंची राजस्व टीम पर भी ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने का प्रयास तो किया, लेकिन ग्रामीण उग्र हो गए और लाठी डंडे चलाने लगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रकार के मामले पर पुलिस किस प्रकार से अंकुश लगाती है और आखिर ये मामला उपजा क्यों, क्योंकि प्रधान के द्वारा लगातार मंदिर की भूमि को कब्रिस्तान बताया जा रहा था, इसलिए ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और बवाल खड़ा हो गया। बवाल को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। हालांकि इस वक्त स्थिति सामान्य बताई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी इस मामले को किस प्रकार से शांत किया जाता है। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए नंद किशोर नाग। अब खबर आगरा से है, जहां पुलिस और 2 संदिग्ध व्यक्तियों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सचिन। रात्रि आगरा पुलिस और बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, पुलिस चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आपको बता दें, पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश इमरान के पैर में गोली लगी और दूसरा बदमाश समीर मौका पाकर भागने में सफल रहा। आपको बता दें, बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद आगरा पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया। बदमाश इमरान के पास एक तमंचा, कारतूस और गाय का गोश्त भी प्राप्त हुआ है। आपको बता दें, ये गाय का गोश्त और तमंचा बरामद किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आगरा पुलिस लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। आए दिन कहीं ना कहीं लगातार बदमाशों के साथ मुठभेड़ भी करती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बदमाशों के बीच हड़कंप पैदा हो चुका है। बदमाशों के उचित आगरा पुलिस का भय भी बन चुका है।
लगातार ये पूरा मामला रकाबगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर देर रात्रि मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें आगरा पुलिस अलर्ट और एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं लगातार बदमाशों के साथ धरपकड़ का अभियान भी आगरा पुलिस कर रही है। आए दिन किसी न किसी थाने में आए दिन आगरा पुलिस मुठभेड़ करती रहती है और बदमाशों के लिए लगातार पुलिस की ये खुली चुनौती नजर आ रही है। आगरा से इंडिया वॉइस के लिए सचिन गुलेरिया की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने भले ही आरोपियों को सजा सुना दी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब भी सरकार से जवाब मांग रही है कि वीआईपी कौन था और उसके नाम को भी उजागर किया जाए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अब है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ चुका है। तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन इस फैसले के बाद से जहां एक तरफ कोर्ट के फैसले का सम्मान है, तो दूसरी तरफ अब भी कई ऐसे सवाल है जिन सवालों के राज अभी तक खुल नहीं पाए हैं, और उन्हीं सवालों के राज को खोलने की मांग कांग्रेस पार्टी तरफ से की जा रही है। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब भी वीआईपी के नाम को जानना चाहती है, जिसके लिए अंकिता भंडारी को परोसने का काम किया जा रहा था। यानी जो पूरे इस हत्याकांड का ये कह सकते हैं कि मेन वजह थी, उन सब चीजों को जानने का काम कांग्रेस तरफ से किया जा रहा है। साथ ही ये कहा जा सकता है कि सरकार से भी ये मांग यहाँ पर की जा रही है कि जो कार्रवाई उस दौरान की गई है, चाहे वो रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाने का हो या अंकिता भंडारी के उस कमरे के साक्ष्य मिटाने की बातें हो, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए भी जो दोषी हैं, चाहे वो अधिकारी हो या राजनेता हो, उन पर भी कार्रवाई करने की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब खबर कन्नौज से है, जहां पर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। क्या कुछ जानकारी उनके द्वारा दी गई, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम ऋषि पांडे। कन्नौज की सर्विलांस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें 28 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल सर्विलांस टीम ने ढूंढ निकाले हैं। आपको बता दें मोबाइल मालिकों ने पोर्टल, कोतवाली और थाने में गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उसी के आधार पर सर्विलांस टीम ने अपना जाल बिछाया और गुम हुए मोबाइलों को ढूंढ निकाला। भाई एसपी ने आज प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ने ये जानकारी दी है कि 151 मोबाइल सर्विलांस टीम ने ढूंढे हैं और जिसकी कीमत 28 लाख रुपए है। उन्होंने बताया है मोबाइल मालिकों ने कोतवाली और पोर्टल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी के आधार पर सर्विलांस टीम ने मोबाइल ढूंढे और मोबाइल मालिकों को दे दिए। जैसे ही मोबाइल मालिकों तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।